हेलो एवरीवन, आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए और बताइए कमेंट में कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट किए हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ब्रेजहेम हैड propounded द कंसेप्ट ऑफ एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम। हिंदी में, किस वर्ष में ब्रेजनेव ने एशियाई सामूहिक सुरक्षा प्रणाली की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? ए 1967, बी 1968, सी 1969 या डी 1970? बताइए। कोल्ड वॉर के समय का है, ये आपको ईयर देख के समझ में आ रहा है। अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर्स आप लिखिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट किए हैं। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 1969 में ये कंसेप्ट ब्रेजनेव ने दिया था। ये जनरल सेक्रेटरी थे सोवियत यूनियन के, और इन्होंने एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम का प्रपोजल दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द एग्जाम्पल ऑफ लेटेंट न्यूक्लियर कैपेसिटी? अव्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण कौन सा देश है? ए इंडिया, बी जापान, सी चाइना, डी नॉर्थ कोरिया? भारत, जापान, चीन और उत्तरी कोरिया में से कौन सा देश लेटेंट न्यूक्लियर कैपेसिटी का उदाहरण है? देखिए, क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में इसलिए रहते हैं जिससे कि अगर आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिए। हो सकता है कि वो ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा हो, और कभी कभार आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको उसका मीनिंग नहीं आता, तो आप हिंदी देख लीजिए। इसलिए क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं। अब बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए, बी, सी, डी में से सही आंसर क्या है? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जापान अव्यक्त परमाणु क्षमता का उदाहरण है। ये लेटेंट न्यूक्लियर कैपेसिटी है क्या? इसकी मीनिंग समझिए। इसका मतलब ये है कि वो देश, आपको यहाँ पर बताना है इस क्वेश्चन में, कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने का बहुत इजी मेथड अवेलेबल हो। जब वो चाहें वो न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि जापान 1960s के पास उसने न्यूक्लियर पावर डेवलप कर लिया था, और आपको पता है कि जापान के पास मटेरियल्स हैं, एक्सपर्टाइज हैं, टेक्निकल कैपेसिटी हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, विच वर्ल्ड लीडर गिव अ स्पेशल कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? कौन सा विश्व नेता दूसरे विश्व युद्ध के बाद विकास की एक विशेष अवधारणा देता है? ए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, बी हैरी ट्रूमैन, सी जवाहरलाल नेहरू, डी विंस्टन चर्चिल? बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप रूजवेल्ट के बारे में भी जानते हैं, ट्रूमैन के भी, नेहरू जी के बारे में भी, और विंस्टन चर्चिल के बारे में भी। सारे ही बहुत पॉपुलर वर्ल्ड लीडर रह चुके हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद विकास की एक विशेष अवधारणा किस विश्व नेता ने दी? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने डेवलपमेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दिया। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए आप मार्शल प्लान को समझ सकते हैं। मार्शल प्लान 1948 में लाया गया था, जिसमें कि क्या था? जिसमें कि था कि अमेरिका फिनांस करेगा वेस्टर्न यूरोप को, जो भी उसका नुकसान दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ है उससे निकालने का काम अमेरिका करेगा। इसमें अमेरिका का क्या फ़ायदा था? ट्रूमैन ने क्यों इस पर साइन किया था मार्शल प्लान पर? इसमें अमेरिका का फ़ायदा था कि अमेरिका को
एक मार्केट मिल जाएगी अमेरिकन गुड्स के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पावर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ। शक्ति संतुलन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ए, लिबरल थॉट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लिबरल ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचार किया। बी, मार्क्सिस्ट थॉट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मार्क्सवादी ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचार किया। सी, ट्रेडिशनल थॉट्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पारंपरिक विचार। डी, रियलिस्ट थॉट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार। बताइए, शक्ति संतुलन इनमें से किसका महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है? लिबरल थॉट का, या मार्क्सिस्ट थॉट का, या ट्रेडिशनल थॉट, या फिर यथार्थवाद विचार का? इसका सही आंसर क्या होगा? आप चारों ऑप्शंस देख लीजिए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार सबसे ज़्यादा शक्ति संतुलन की बात करता है। ये जो रियलिस्ट थॉट है, ये देखिए स्टेट बिहेवियर को भी स्टडी करता है और बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन स्टेट्स पर भी ये इक्वली फोकस करता है। रियलिस्ट के लिए सबसे ऊपर नेशनल इंटरेस्ट है, इन्होंने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर माना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट रियलिज्म इज लाइकली टू रिमेन द सिंगल मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट इन अवर इंटेलेक्चुअल टूल बॉक्स। हिंदी में निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि यथार्थवाद हमारे बौद्धिक टूल बॉक्स में एकमात्र सबसे उपयोगी उपकरण बने रहने की संभावना है? ए, होल्स्टी, बी, E.H. कार, सी, हांस मॉर्गेनथेउ, डी, स्टेफन वॉल्ट। देखिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली आपको स्टेटमेंट ये भले ही ना एग्जाम में मिलेगा, पर जितने भी स्टेटमेंट रियलिज्म से रिलेटेड या इसके आसपास और जो स्टेटमेंट्स बन सकते हैं वो आपके एग्जाम में आ सकता है। बताइए किसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेफन वॉल्ट। तो आपके एग्जाम में जितने भी थिंकर रियलिज्म से रिलेटेड हैं उनके यथार्थवाद पर क्या थॉट रहे, ये भी आप आ सकता है। स्टेफन वॉल्ट, देखिए स्टेफन वॉल्ट डिफेंसिव रियलिज्म में आते हैं, ये नियो रियलिस्ट के अंदर आता है, रक्षात्मक यथार्थवादी। रियलिज्म का फोकस ह्यूमन नेचर पर था, जबकि नौ यथार्थवाद का फोकस था एनार्किक स्ट्रक्चर पर, जो इंटरनेशनल सिस्टम में है। सबसे ज़्यादा नियो रियलिज्म इस पर फोकस करता था, ह्यूमन नेचर पर तो रियलिज्म फोकस करता था। इनका फोकस था नौ यथार्थवाद का कि प्रत्येक राज्य को अपनी सुरक्षा में अधिक से अधिक वृद्धि करना चाहिए, ये नौ यथार्थवाद मानता है। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ओपन मार्केट इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे बड़ा खुला बाजार है? ए, ECM, बी, ट्रिप्स, सी, नाफ्टा, डी, ट्रिम्स। बताइए, ट्रेड मार्केट के तौर पर आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे ज़्यादा ट्रेड, देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओपन मार्केट है वर्ल्ड में। ये ट्रेड ब्लॉक है, आपको पता ही होगा, इस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। नाफ्टा पर, नाफ्टा साइन किया गया है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के बीच में 1994 से ये इफ़ेक्टिव हुआ है। यूएस में जिसने लीड किया इस एग्रीमेंट को प्रेसिडेंट बुश थे, कनाडियन पीएम ब्रायन मुलरे थे और मैक्सिकन प्रेसिडेंट गोर्टारी थे। इन नेशंस को मिला करके इनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये एग्रीमेंट साइन किया गया था किस वजह से? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। जैसे कि कनाडा, मैक्सिको और यूएस इस एग्रीमेंट का पार्ट थे, तो उनके बीच में जो गुड्स का फ्लो है वो अब फ्री और आसान से हो सके। अब नाफ्टा रिप्लेस हो चुका है USMCA के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिकन स्टेट्स एंड कनाडा,
जिसे कि नाफ्टा 2.0 के नाम से भी जाना जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन है, Who said that the study of politics is the study of influence and influential in his work on politics? किसने कहा कि राजनीति का अध्ययन प्रभाव और प्रभावशाली का अध्ययन है राजनीति में अपने काम में? केनान ने, लासवेल ने, या फिर मॉर्गेनथेउ ने, या फिर वाटकिंस ने? बताइए। इनमें से एक थिंकर का वर्क है, उन्होंने एक बुक लिखी है और उसी बुक में इन्होंने ये लाइन मेंशन की है। आप बताइए कि कौन से हैं वो ऑथर जिन्होंने अपनी इम्पॉर्टेंट वर्क में ये लाइन मेंशन किया है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। लासवेल ने स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स इज स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंशियल स्टेटमेंट, अपनी पॉलिटिक्स का इनका वर्क है जिसका नाम है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। 1936 में इनकी ये बुक पब्लिश हुई है। इनके अदर वर्क जान लीजिए, ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। इनके अदर वर्क हैं द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो 1962 में इनकी बुक पब्लिश हुई, और पावर एंड पर्सनालिटी 1948 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू Ines L. Claude Jr., which of the following is not a device for the management of power? Ines L. Claude Jr. के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शक्ति के प्रबंधन के लिए एक उपकरण नहीं है? ए. आर्म्स कंट्रोल, बी. कलेक्टिव सिक्योरिटी, सी. बैलेंस ऑफ पावर, डी. वर्ल्ड गवर्नमेंट। शस्त्र नियंत्रण, सामूहिक सुरक्षा, शक्ति का संतुलन, विश्व सरकार। अब ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। पर्टिकुलरली आपको ये नहीं पता होगा कि किस ऑथर के किस टॉपिक पर क्या क्वेश्चन आएगा, पर अगर आप पावर पढ़ रहे हैं तो उसे अच्छे से पढ़िए। और पावर पर देखिए, अभी इस क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछ रहा है कि शक्ति के प्रबंधन के लिए एक उपकरण नहीं है, पर आइनिस एल कैलेट जूनियर के अनुसार। तो ऐसे क्वेश्चंस भी अगर आपको कहीं मिल रहे हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, इन्हें समझ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। अब बताइए कि इनके अनुसार एक उपकरण नहीं है शक्ति के प्रबंधन के लिए, कौन सा है वो उपकरण? ए, बी, सी, डी में से सही आंसर क्या होगा? अच्छे से, आर्म्स कंट्रोल, कलेक्टिव सिक्योरिटी, या फिर बैलेंस ऑफ पावर, या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आर्म्स कंट्रोल इज नॉट अ डिवाइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ पावर। आइनिस एल क्लॉड जूनियर ने आर्म्स कंट्रोल को ज़रूरी एक उपकरण नहीं माना है शक्ति के प्रबंधन के लिए। ये स्कॉलर हैं, यूएस के थे, और इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस पे काफ़ी वर्क किया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बार्गेनिंग थियरी? निम्नलिखित में से कौन सौदेबाजी के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ए. केनेथ वॉल्ज, बी. जे.एफ. नाश, सी. थॉमस सेलिंग, डी. रॉजर फिश। अब आपने बार्गेनिंग थियरी पढ़ा होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, कि पहले आपको बार्गेनिंग थियरी पता होनी चाहिए, उसके बाद कौन कौन से ऑथर ने बार्गेनिंग थियरी को सपोर्ट किया, फिर अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसने नहीं किया, कौन इससे रिलेटेड इस थियरी से नहीं है इनमें से। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आप बार्गेनिंग थियरी समझिए। सौदेबाजी सिद्धांत क्या है? ये थियरी सेलिंग ने दी है, थॉमस सेलिंग। और क्या है इस थियरी में? इस थियरी में ये है कि इसमें बताया गया है कि वॉर के अलावा भी इंटरनेशनल सिस्टम में कंडीशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। किन के थ्रू? कूटनीतिक वार्ताओं के थ्रू, विचार विमर्श के थ्रू। अगर डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत होगी तो सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में रिलेशंस अच्छे बनाए जा सकते हैं नेगोशिएशन से। अभी सपोर्ट किसने नहीं किया इनमें से? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेथ वॉल्ज ने बार्गेनिंग थियरी से ये संबंधित हैं ही नहीं। और
थॉमस सेलिंग के आप वर्क देख लीजिए, इनके 2 इम्पॉर्टेंट वर्क हैं। द स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट 1960 में पब्लिश हुई, और बार्गेनिंग, कम्युनिकेशन एंड लिमिटेड वॉर 1993 में इनकी बुक पब्लिश हुई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिक्लेयर्ड दैट आर्म्स रेस इन इटसेल्फ इज एक्सपीरियंस ऑफ टेरर। निम्नलिखित में से किसने घोषित किया था कि हथियारों की दौड़ अपने आप में आतंक का अनुभव है? ए. हेडली बुल, बी. आर्नोल्ड टॉयनबी, सी. नेथ वुडिंग, डी. लिन मिलर। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के भी हैं, एक्सपेक्टेड ईयर्स के भी हैं कि आपको आगे किस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, इसलिए आप सारे क्वेश्चंस ज़रूर लगाया करिए। अब बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हेडली बुल का ये स्टेटमेंट है। हेडली बुल ऑस्ट्रेलिया के हैं और IR के ये प्रोफेसर थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है, गेम थियरी ओज अ हैवी डेब्ट टू द सेमिनल वर्क entitled द थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। इट हैज बीन रिटन बाय। गेम और आर्थिक व्यवहार के सिद्धांत इसके द्वारा लिखा गया है। ए. मॉर्गन काप्लन के द्वारा, बी. जॉन ओ न्यूमैन के द्वारा और ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न, सी. कार्ल ड्यूश के द्वारा, या डी. माइकल हैस के द्वारा। गेम थियरी निकली है इसी सेमिनल वर्क से सबसे ज़्यादा। द थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर बहुत फोकस करती है गेम थियरी पर। तो अब आप बताइए कि ये पर्टिकुलर जो वर्क है ये किसका है, किसने इसे लिखा है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जॉन वो न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न। इन दोनों ने मिलकर के ये थियरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर लिखा है। कब पब्लिश हुआ था ये? 1940 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ शॉपकीपर डिप्लोमेसी। निम्नलिखित में से कौन शॉपकीपर डिप्लोमेसी की विशेषता नहीं है? ए. इट इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल अप्रोच, यह राजनीतिक दृष्टिकोण पर आधारित है। बी. इट इज़ अ मीन्स ऑफ डिप्लोमेटिक फॉर मेंटेनिंग पीस थ्रू कॉम्प्रोमाइज, यह समझौता बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए कूटनीतिक माध्यम है। सी. इट इज़ बेस्ड ऑन द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल ऑफ मॉडरेशन, यह मॉडरेशन के ध्वनि व्यापार सिद्धांतों पर आधारित है। डी. इट ट्राइज टू सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट थ्रू वार ओनली, यह केवल युद्ध के माध्यम से राष्ट्रीय हित की रक्षा करने की कोशिश करता है। डिप्लोमेसी कई प्रकार की होती हैं, उनमें से एक शॉपकीपर डिप्लोमेसी भी है। आप शॉपकीपर डिप्लोमेसी में देखिए, इसमें से आपको 4 पॉइंट हैं, एक फीचर इसमें से नहीं होगा, बाकी जो 3 बचेंगे वो तो शॉपकीपर डिप्लोमेसी के फीचर होंगे। तो अगर आपने शॉपकीपर डिप्लोमेसी नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से अगर 3 पॉइंट्स जान जाएंगे तभी आपको शॉपकीपर डिप्लोमेसी के बारे में एक ब्रीफ में आइडिया हो सकता है कि ये डिप्लोमेसी क्या है। अब देखिए, जिनको क्वेश्चंस आता है बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं आता वो भी सारे क्वेश्चंस ज़रूर लगाया करें। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इट ट्राइज टू सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट थ्रू वार ओनली। ये बात बिल्कुल गलत है। शॉपकीपर डिप्लोमेसी का फीचर ये नहीं होता। शॉपकीपर डिप्लोमेसी है क्या? ये डिप्लोमेसी ही कहती है कि जिसमें कि प्रैक्टिकल, ओपन माइंडेड और कॉम्प्रोमाइज़ बेस्ड हो, वही है शॉपकीपर डिप्लोमेसी। जैसे कि नॉर्थ कोरिया और USA में आपने देखा कि नेगोशिएशंस हुए दोनों नेशंस के बीच में, जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा तकरार थी, पहले न्यूक्लियर वेपन के यूज़ तक बात आ चुकी थी, लेकिन बाद में शॉपकीपर डिप्लोमेसी का ही इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया ने किया, कि जैसे कि किम जोंग के बिहेवियर में एक चेंज देखा गया। उन्होंने सबको, पूरे वर्ल्ड को सरप्राइज़ कर दिया जब वो अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। तो जो उन्होंने डिप्लोमेसी यूज़ की वो शॉपकीपर डिप्लोमेसी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन में देखिए, आपको सबमिट दी हुई है नॉन अलाइनमेंट की, सेकेंड
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहाँ पर हुई हैं आपको ये बताना है। अब क्योंकि नाम आपके सिलेबस में है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो देखिए अब आपको नाम क्या है, इसकी सबमिट कब हुई, कौन सी हुई, लेटेस्ट में क्या हुई, कुछ भी पूछा सकता है। पहली सबमिट से लेकर के अब तक जितनी भी सबमिट नाम की हुई हैं वो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है। तो अगर आपने नाम की सबमिट्स नहीं पढ़ी हैं तो उन्हें ज़रूर पढ़िएगा। अब सेकेंड सबमिट ऑफ नॉन अलाइनमेंट कहाँ हुई है देख लीजिए, थर्ड सबमिट कहाँ हुई, फोर्थ कहाँ हुई, फिफ्थ कहाँ हुई, कोलंबो, अल्जीयर्स, लुसाका, कायरो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ देख लीजिए और बताइए कि सही आंसर इसका क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सेकेंड सबमिट ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ये हुई है कायरो में। कब हुई थी? 1964 में। फिर है थर्ड सबमिट ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ये कहाँ हुई है? लुसाका में 1970 में, 1970 में। फिर है फोर्थ सबमिट ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ये कहाँ हुई है? ये हुई है अल्जीयर्स में 1973 में। और फिफ्थ सबमिट नॉन अलाइनमेंट की एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, कोलंबो में। अब इसका सही आंसर क्या होगा? ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, सी का सेकेंड, डी का फर्स्ट, यानी जिन्होंने भी ऑप्शन सेकेंड लगाया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द इमरजेंस ऑफ न्यू डिटेंट आफ्टर कोल्ड वॉर? शीत युद्ध के बाद न्यू डेटेंट के उभरने में निम्नलिखित में से किस कारक ने योगदान दिया? ए, प्रेशर बाय द नॉन अलाइंग वुमेन्स, गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा दबाव। बी, द साइनिंग ऑफ INF ट्रीटी बाय रीगन एंड गॉर्बेक, रीगन और गॉर्बेचेव द्वारा संधि पर हस्ताक्षर। सी, इमरजेंस ऑफ नामीबिया एज अ फ्री अफ्रीकन नेशंस, एक स्वतंत्र अफ्रीकी राष्ट्र के रूप में नामीबिया का उभार। डी, डिप्लॉयमेंट ऑफ RDF, रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स इन पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी में RDF की तैनाती। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कोल्ड वार US और USSR के बीच में चल रहा था, पर उनके रिलेशंस इंप्रूव होने कहाँ से शुरू हुए? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द साइनिंग ऑफ INF ट्रीटी बाय रीगन एंड गॉर्बेक। INF यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, ये ट्रीटी 1987 को साइन की गई थी। कोल्ड वॉर के दौरान ही इस पर हस्ताक्षर किया गया था। लगभग कोल्ड वॉर ख़त्म होने पर आ गया था और दोनों के रिलेशंस इम्प्रूव होने लगे थे, USA और USSR के। और इस ट्रीटी के पीछे भी मकसद यही था कि रिलेशंस इम्प्रूव किए जाएं, अब इस कोल्ड वॉर को और ना बढ़ाया जाए। तो इस ट्रीटी में क्या था? इस ट्रीटी में था कि जो आर्म्स कंट्रोल दोनों नेशंस करेंगे, दोनों नेशन इस पर एग्रीड हो गए कि हम एलिमिनेट करेंगे अपने मिसाइल्स के स्टॉक्स को। US के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन और सोवियत के लीडर थे मिखाइल गोर्बेक। करेक्ट। और 2019 में देखिए जानने की बात यह है कि 2019 में US ने INF ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन है, आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 who opined that India would recover from her crisis and carry out adjustment programs within a short duration itself, unlike other economies in a similar situation? नई आर्थिक नीति 1991 के बाद जिसने इस बात का विरोध किया कि भारत अपने संकट से उबर जाएगा और एक छोटी सी अवधि में अन्य अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत थोड़े समय के भीतर ही समायोजन कार्यक्रम चलाएगा। ये अमेरिका ने कही ये बात, या वर्ल्ड बैंक ने कही, या यूनाइटेड नेशंस ने कही, या फिर इनमें से किसी ने नहीं कही? ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर दिया है उनको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं, IR पोर्शन से स्पेशली। बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? अमेरिका या विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र या फिर इनमें से
कोई नहीं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। विश्व बैंक ने ये बात कही कि इंडिया अपने क्राइसिस से रिकवर हो जाएगा जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस की गई पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा जुलाई 1991 में। मनमोहन जी भी उनके साथी थे, और जिसमें कि क्या था, जिसमें था कि जो फॉरेन फर्म्स हैं वो 51% उनका स्टेक कर दिया गया जॉइंट वेंचर्स के लिए। और इसी के बाद 1991 दिसंबर तक आते आते वर्ल्ड बैंक ने भारत को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट लोन भी दिया था, जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था। तो विश्व बैंक से भारत को लोन भी मिला इस आर्थिक नीति के बाद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कापलान द मोस्ट लाइकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम इज इनटू आ। कापलान के अनुसार शक्ति प्रणाली के संतुलन का सबसे अधिक संभावित परिवर्तन है ए बायोपोलर सिस्टम द्विध्रुवीय प्रणाली, बी यूनिपोलर सिस्टम एक ध्रुवीय प्रणाली, सी इंटरनेशनल सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, या फिर डी नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए। कापलान के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है, और कापलान इम्पॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इनका आईआर में बहुत ज़्यादा रोल है, इन्होंने बहुत ज़्यादा आईआर के लिए काम किया है। इन पर इन्होंने काफ़ी वर्क किए हैं आईआर पे, इसलिए इन पर क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। शक्ति प्रणाली के संतुलन के लिए सबसे अधिक संभावित परिवर्तन इन्होंने बायोपोलर सिस्टम को माना कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जिसमें क्या होता है, जिसमें दोनों नेशंस लीड रोल में रहते हैं, सारे रोल एंड फंक्शन नेशन खुद डील करते हैं। इसमें कोई यूनिवर्सल एक्टर नहीं है, यूएन नाटो ये वर्क नहीं करते, सिर्फ दो नेशंस, और दोनों नेशन में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है दोनों नेशंस के बीच में। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन में देखिए बुक और ऑथर। ए इंटरनेशनल रिलेशंस थियरी द थ्री ट्रेडिशंस, बी वर्ल्ड अपार्ट द नॉर्थ साउथ डिवाइड, सी ह्यूमन सिक्योरिटी, डी यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। बुक दी हुई है आपको इनके ऑथर के साथ इनको मैच कराना है कि कौन सी बुक किस ऑथर की है। इंटरनेशनल रिलेशंस थियरी द थ्री ट्रेडिशन किसकी है, वर्ल्ड अपार्ट द नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड द इंटरनेशनल सिस्टम किसकी है, ह्यूमन सिक्योरिटी किसकी है। और देखिए ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का ही है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के लिए कहीं अलग जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर भी और एक्सपेक्टेड भी। इसलिए आप क्वेश्चंस लगाया करिए। हर यूनिट के क्वेश्चन अगर आपने नहीं लगाए हैं तो आप ज़रूर लगाइए, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ देख लीजिए, आप मैच कराइए इनको इनके ऑथर के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं ए इंटरनेशनल रिलेशंस थियरी द थ्री ट्रेडिशंस। ये किसकी बुक है, ये मार्टिन राइट की बुक है। फिर है वर्ल्ड अपार्ट द नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड द इंटरनेशनल सिस्टम। ये किसकी बुक है, ये नाशाउ एडम्स की बुक है जो कि 1993 में पब्लिश हुई थी। सी है ह्यूमन सिक्योरिटी। ये किसकी बुक है, ह्यूमन सिक्योरिटी है सहराबानो की। अब लास्ट बचा यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन। ये बुक है गारहर्ड वहलर्स की, 2007 में ये बुक पब्लिश हुई थी। और ह्यूमन सिक्योरिटी भी 2007 में ही हुई थी, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन भी 2007 में हुई थी। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकेंड, डी का फर्स्ट। यानी कि जिसने भी ऑप्शन 1 लगाया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18th क्वेश्चन है, हु डिफाइन द पावर एज द कैपेसिटी टू इम्पोज वंस विल ऑन अदर्स बाय द रिलायंस ऑन इफेक्टिव सैंक्शंस इन द केस ऑफ नॉन कॉम्पाइलेंस।
गैर अनुपालन के मामले में प्रभावी प्रतिबंधों पर निर्भरता द्वारा एक बार दूसरों पर थोपने की क्षमता के रूप में शक्ति को कौन परिभाषित करता है? मैकलियन एंड मैकमिला, मॉर्गेनथेउ, जॉर्ज स्क्वाज़रबर्गर, डी वैन डाइक। बताइए, ये भी पावर से ही स्टेटमेंट है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्ज स्क्वाज़रबर्गर का ये पावर पर स्टेटमेंट है। ये जर्मनी के थे और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है पावर पॉलिटिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पोस्ट वॉर प्लानिंग। करेक्ट। देखिए, आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस बिल्कुल उनके आंसर करेक्ट किए हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड को शेयर करिए जो जीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थियोरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखिए। हर यूनिट से क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और सारे न्यूली सिलेबस पर बेस्ड हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को ज़रूर लगाइए। चाहिए क्वेश्चन लगाइए, अपने स्कोर कमेंट करिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छी करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। बगल में बेल आइकन दिया हुआ है, आप उसे प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।